रिपोर्ट्स होती हैं ड्यूली ऑथेंटिकेटेड बाय द MS ऑफ DHQ हॉस्पिटल होता है, और फिर ये छुट्टी जो है ये सैंक्शन होती है। क्या फ़र्क है इस छुट्टी का दूसरी किस्म की छुट्टी से? फ़र्क ये है कि ये छुट्टी जो है इट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड। आपने देखा था कैजुअली रिफ्यूज हो सकती है, लीव ऑन फुल पे, हाफ पे रिफ्यूज हो सकती है, बट लीव मेडिकल लीव ऑन मेडिकल ग्राउंड्स कैन नॉट बी रिफ्यूज। छुट्टी इसको कोई रिफ्यूज नहीं कर सकता, क्योंकि ज़ाहिर है मजबूरी है, डॉक्टर ने इसको वेरीफाई कर दिया है, तो इसलिए इसको रिफ्यूज नहीं किया जा सकता। अब अगला क्वेश्चन है कि क्या ये कोई मुख्तलिफ किस्म की लीव है, मिलेगी कहाँ से? नहीं, कोई मुख्तलिफ किस्म की टाइप की लीव नहीं है, ये आपके लीव अकाउंट में से डेबिट होगी। जितनी आपके लीव अकाउंट में छुट्टी पड़ी हुई है उतनी आपको मिल जाएगी ऑन फुल पे, हाफ पे लेंगे तो डबल हो जाएगी, ठीक है। और इस छुट्टी के लिए फिर ये है कि जब आप छुट्टी गुजार के सेहतमंद हो जाएंगे तो आपको एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट उसी डॉक्टर से बनवाना पड़ता है, उसी हॉस्पिटल से, और वो आपको ड्यूटी रिज्यूम करने के लिए अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ता है, जिसकी बेस के ऊपर फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, ठीक है। तो अगेन मेडिकल लीव भी कोई सेपरेट लीव नहीं है, आपके लीव अकाउंट के अंदर से ही डेबिट हो रही है। डिसेबिलिटी लीव जो है ये एक स्पेशल किस्म की लीव है, स्पेशल डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज़ को मिलती है। मैक्सिमम जो है ये कितनी मिलती है? 720 डेज, तकरीबन ये 2 साल की छुट्टी मिलती है मेडिकल एडवाइस के ऊपर। ख़ास डिपार्टमेंट के गवर्नमेंट के ख़ास स्पेशल डिपार्टमेंट्स जैसे हेल्थ के डिपार्टमेंट है, जैसे पुलिस वगैरह के हैं, अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज़ उनके को कोई ऐसी इंजरी हो जाती है, खुदा ना खास्ता कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, कोई कंटेजियस डिजीज लग जाती है जिसके बाद वो काम करने के काबिल नहीं रहते, तो इस सूरत में गवर्नमेंट ने स्पेशल डिस्पेंसेशन दी है अपने तमाम महकमे के मुलाजमीन के लिए कि उनको जो है ये स्पेशल छुट्टी, इट इज़ अ काइंड ऑफ स्पेशल लीव, स्पेशल जो है डिसेबिलिटी लीव उनको मिलती है। अब ये छुट्टी लीव अकाउंट में से डेबिट नहीं होती, ये पहली छुट्टी आई है जो कि लीव अकाउंट में से डेबिट नहीं होगी। इसका अकाउंट बिल्कुल सेपरेट है। क्या अकाउंट है इसका? ये 2 साल के लिए एडमिसिबल है, 2 साल में से पहले 6 महीने ये फुल पे मिलती है, और रिमेनिंग जो 180 डेज हैं इसमें रिमेनिंग जो इसका पीरियड होगा यानी कि 1.5 साल का, 6 मंथ्स के लिए फुल पे मिलेगी, और रिमेनिंग 1.5 ईयर अगर कोई लेना चाहता है तो ये हाफ पे के ऊपर मिलेगी, ठीक है। अगेन सब डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज़ को नहीं मिलती, मसलन जैसे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनको ऐसे पेशेंट्स के साथ डील करना पड़ता है, कोरोना के पेशेंट्स आ गए, डेंगू के पेशेंट्स आ गए, इनको कुछ ऐसी कंटेजियस डिजीजेज होती हैं, एक से दूसरे को लग जाती हैं, तो खुदा ना खास्ता ड्यूटी के दौरान ड्यूटी परफॉर्म करते हुए अगर किसी को कोई, जैसे पुलिस के हैं एम्प्लॉयज तो डिफरेंट एनकाउंटर्स होते हैं टेररिस्ट हो जाती है, सर्वेंट्स जो हैं उनके लिए स्पेशल फैसिलिटी दी है। ये हाँ, आई थिंक मेरा ड्रॉप हो गया था, मैं दोबारा जी शेयर कर रही हूँ स्लाइड्स अपनी। स्लाइड्स शेयर हो जाएंगी तो मुझे आप जरा ग्रीन अपना व्हाट्सएप मैसेजेस में लिख दीजिएगा। जी, मुझे मैसेजेस में जरा प्लीज लिखिएगा आपको मेरी स्लाइड्स विजिबल हैं। ओके, और मुझे ये भी प्लीज बता दें, मैं मैटरनिटी लीव डिस्कस करी थी, यहीं पे मेरा ख्याल है डिस्कनेक्ट हुआ था।
कौन सी वाली छुट्टी मैं आपके साथ डिस्कस करी थी? मुझे बता, नहीं अभी विजिबल नहीं है, अभी आई नो विजिबल नहीं है। नहीं स्लाइड वो तो मैं अभी डिसेबिलिटी लीव आपसे डिस्कस करी थी। ओके ठीक है, मैंने भी स्क्रीन शेयर नहीं की, मैं भी करती हूँ डिसेबिलिटी लीव। हाँ मैं आपके साथ पिछली स्लाइड थी, मैंने आपके साथ डिसेबिलिटी लीव जो है वो डिस्कस कर दी थी। मेरा ख्याल है मैंने, मुझे फिर मैसेजेस में बताइएगा, डिसेबिलिटी लीव तो फाइनल हो गई थी, मैटरनिटी लीव शुरू करनी थी मेरा ख्याल है। डिसेबिलिटी लीव तो मैंने मेरा ख्याल आपको बता दी है। आपको मेरी आवाज आ रही थी? यस या नो बता दें। आवाज कट गई थी। ओके मैं डिसेबिलिटी लीव को दोबारा आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ। जी मैं ये बता रही थी कि जो डिसेबिलिटी लीव है ये स्पेशल किस्म के महकमे के मुलाजमीन को दी जाती है। जैसे पैरामेडिकल स्टाफ है, हेल्थ डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं जिनको दौरान सर्विस कुछ ऐसे पेशेंट्स के साथ डीलिंग करनी पड़ती है जिनको कंटेजियस डिजीजेज होती हैं, जैसे कि कोरोना है, जैसे कि डेंगू वगैरह है। तो अगर ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हुए उनको कोई ऐसी बीमारी लग जाती है तो उनको कोई डिसेबिलिटी जिसके नतीजे में कोई उनको रेस्ट करना है, डिसेबिलिटी हो जाती है। इसी तरह से पुलिस के महकमे में डिफरेंट टेररिस्ट के साथ एनकाउंटर्स होते हैं तो उसमें भी समटाइम्स इंजरीज हो जाती हैं। ऐसी सूरत में गवर्नमेंट ने अपने इन स्पेशल महकमों के मुलाजमीन के लिए एक स्पेशल फेवर दी है उनको, कि उनको 2 साल की छुट्टी जो है डिसेबिलिटी लीव मिल सकती है, मेडिकल एडवाइस साथ लगानी पड़ती है। ये एक सेपरेट काइंड ऑफ लीव है और ये जो छुट्टी है ये लीव अकाउंट में से डेबिट नहीं होती, बिल्कुल ये सेपरेट लीव है। इसका उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। ये छुट्टी पहले 6 महीने ऑन फुल पे मिलती है और रिमेनिंग 1.5 ईयर ये छुट्टी जो है ये हाफ पे के ऊपर मिलती है। ठीक है, उसके बाद जी मैटरनिटी लीव पे हम चलते हैं। मैटरनिटी लीव फीमेल सिविल सर्वेंट्स को प्रेगनेंसी की सूरत में दी जाती है। ये छुट्टी पहले तो 45 डेज बिफोर चाइल्ड बर्थ मिलती थी और 45 डेज आफ्टर चाइल्ड बर्थ मिलती थी और इसके लिए गायनाकोलॉजिस्ट का सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसमें बहुत रिलैक्सेशन कर दी है क्योंकि उस सूरत में छुट्टियां जब आ जाती थी गर्मियों में सर्दियों की तो बहुत सारे फीमेल सिविल सर्वेंट्स की छुट्टी ज़ाया जाती थी। इसलिए गवर्नमेंट ने इसमें फैसिलिटी ये दे दी है कि इट कैन बी अवेल्ड इमीडिएटली बिफोर और आफ्टर चाइल्ड बर्थ। एंटायरली उसकी स्वाबदीद पे छोड़ दिया गया है सरकारी मुलाजमा की, कि वो छुट्टी जो है वो पहले लेना चाहती हैं, बाद में लेना चाहती हैं, जितनी मर्जी पहले ले लें, जितनी मर्जी, मतलब टोटल 90 डेज की छुट्टी मिलनी है। उसमें से उनको उनकी उनकी अपनी चॉइस है कि वो कितनी छुट्टी 90 डेज में से पहले लेना चाहती हैं या कितनी छुट्टी जो है वो बाद में लेना चाहती हैं। और इस छुट्टी के लिए पहले मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए होता था ड्यूटी रिज्यूम करने के लिए। अब उसकी भी ज़रूरत जो है वो नहीं है, उसके बगैर ज्वाइनिंग हो जाती है। एंटायर सर्विस के दौरान ये छुट्टी 3 दफ़ा मिलती है। ये दूसरी किस्म की लीव आई है जो कि लीव अकाउंट में से डेबिट नहीं होगी, ये बिल्कुल सेपरेट लीव है और इस छुट्टी को किसी और छुट्टी के साथ भी कंबाइन किया जा सकता है। कि अगर कोई किसी की कोई कैजुअल लीव पड़ी हुई है, किसी की कोई अर्न लीव पड़ी हुई है तो उस छुट्टी के साथ भी इसको कंबाइन किया जा सकता है मैटरनिटी लीव को। ठीक है, 3 दफ़ा मिल सकती है सर्विस में, एंटायर सर्विस में, और ऑन फुल पे मिलेगी। सिर्फ इसमें कन्वेंस अलाउंस कट जाता है और जितनी मर्जी छुट्टी 90 में से जितनी मर्जी छुट्टी बिफोर चाइल्ड बर्थ ले ले और जितनी मर्जी छुट्टी जो है वो आफ्टर चाइल्ड बर्थ ले ले, मगर टोटल जो है छुट्टी का पीरियड 90 डेज से एक्सीड नहीं करना चाहिए। इस तरह से एक और छुट्टी हमारे पास पैटर्निटी लीव आ गई है। पैटर्निटी लीव जो है ये छुट्टी पहले एडमिसेबल नहीं थी। ये 2000 अगेन 14 में 13-14 में ये इसमें अमेंडमेंट आई है और ये फादर मेल सिविल सर्वेंट को छुट्टी दी गई है कि अगर उनके घर में कोई उनके यहाँ वलादत होती है तो स्पाउस की देखभाल के लिए और बच्चे की देखभाल के लिए उनको 7 डेज की छुट्टी मिल सकती है ऑन फुल पे। अगेन छुट्टी कितना अर्सा चाइल्ड बर्थ से पहले लेनी है या बाद में लेनी है, ये ओपन जो है ऑप्शन दे दी गई है सिविल सर्वेंट को कि वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस छुट्टी को अवेल कर सकता है और फुल पे भी मिलेगी। ये तीसरी किस्म की छुट्टी आई है जो लीव अकाउंट में से डेबिट नहीं होगी। ठीक है, ये सेपरेट छुट्टी है और पूरी सर्विस के दौरान पैटर्निटी लीव जो है 2 दफ़ा अवेल की जा सकती है। फुल पे भी मिलती है और इसमें सिर्फ कन्वेंस अलाउंस कटता है। अच्छा, रिक्रिएशन लीव जो है ये मेरा ख्याल है फोर्थ किस्म की छुट्टी होगी जो कि लीव अकाउंट में से डेबिट नहीं हो रही। ये उन महकमे के मुलाजमीन को दी जाती है जहाँ पे गर्मियों और सर्दियों की छुट्टियाँ नहीं होती, नॉन वोकेशन डिपार्टमेंट के मुलाजमीन के लिए है और उनको ये 1 साल के अंदर 15 दिन की मैक्सिमम छुट्टी मिल सकती है
इसमें पहले 10 दिन की छुट्टी ऑन फुल पे होती है और रिमेनिंग जो है वो अर्न लीव में से कटती है, और वेकेशन डिपार्टमेंट के जो मुलाजमीन हैं उनको ये छुट्टी एडमिसिबल नहीं होती। स्पेशल लीव जो है इसको हम इद्दत लीव बोलते हैं, चूंकि हमारा मुल्क जो एक इस्लामी मुल्क है, इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान इसका नाम है, इस्लाम के नाम पे बना है। हमारा इस्लाम में अल्लाह का ये हुक्म है कि अगर खुदा न खास्ता किसी फीमेल के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसको फिर 4 महीने 10 दिन के लिए इद्दत में रहना पड़ता है, वो घर से बाहर नहीं जा सकती, विच मीन्स 130 डेज। तो इसी नुक्ते के पेश नज़र हमारे रूल्स के अंदर स्पेशल लीव की स्पेशल परमिशन दी गई है कि अगर खुदा न खास्ता किसी फीमेल सिविल सर्वेंट की ड्यूरिंग सर्विस उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उस सूरत में उनको जो है 130 डेज की स्पेशल लीव मिलेगी। ये छुट्टी 5वीं किस्म की छुट्टी आई है जो कि उसके उनके लीव अकाउंट में से डेबिट नहीं होगी, सेपरेट छुट्टी है, ऑन फुल पे मिलेगी, सिर्फ कन्वेंस अलाउंस जो है वो नहीं मिलेगा, और इसके लिए किसी किस्म की कोई लंबी चौड़ी फॉर्मेलिटीज भी नहीं है। स्पेशल लीव के लिए सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन होती है और उसके साथ डेथ सर्टिफिकेट होता है स्पाउस का। पहले तो डेथ सर्टिफिकेट जो है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इशू करती होती थी, मगर अब कुछ अरसे से ये जो है नादरा की ड्यूटी लगा दी गई है। नादरा इसके ऊपर जो है डेथ सर्टिफिकेट इशू करता है, तो नादरा का डेथ सर्टिफिकेट प्लस एप्लीकेशन जो है वो जमा करा दिया जाता है। इसको बाद में भी जमा कराया जा सकता है, छुट्टी गुजारने के बाद भी, या छुट्टी के दौरान, चूंकि जाहिर है वो तो खुद तो घर से निकल नहीं सकती, इसलिए फेवर उन्हें दी गई है, किसी के हाथ भी भिजवाया जा सकता है या छुट्टी खत्म होने के बाद में भी आके जमा कराया जा सकता है ये, और इस पे छुट्टी सैंक्शन हो जाती है, छुट्टी ऑन फुल पे मिलती है और लीव अकाउंट में से डेबिट नहीं होती। अगली छुट्टी है जी हमारे पास लीव नॉट ड्यू। लीव नॉट ड्यू को मैं समझाने के लिए ये बताती होती हूँ कि अगर आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है, अगर आपकी ऐसी ज़रूरत आन पड़ी है कि आपको पैसों की ज़रूरत है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप बैंक में जाएंगे और बैंक को कहेंगे मुझे लोन दे दो, तो क्या बैंक आपको लोन देगा? बैंक आपको लोन देने से पहले अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे लोन देगा। वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी? बैंक कहेगा कि जी ठीक है, फिर तुम मुझसे लोन ले रहे हो तो इतनी अमाउंट की कोई प्रॉपर्टी, कोई गोल्ड या कोई प्लॉट के कागज मेरे पास प्लेज कर दो कि खुदा न खास्ता अगर तुम डिफॉल्ट हो जाते हो तो फिर हम वो प्रॉपर्टी जो है उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेल करके, नीलामी करके, तो हम अपनी अमाउंट जो है वो रिकवर कर लें। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी केस है, लीव नॉट ड्यू। लीव अकाउंट में है नहीं, अभी इतनी छुट्टी जमा नहीं हुई, मगर छुट्टी की जरूरत आन पड़ी है, तो ऐसी छुट्टी ग्रांट की जाए जो अभी ड्यू ही नहीं हुई, यानी अकाउंट में अभी क्रेडिट नहीं हुई। तो पूरी सर्विस के दौरान मैक्सिमम जो लीव नॉट ड्यू है वो 1 साल की दी जा सकती है, 365 डेज की। और इसकी भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। पहली टर्म एंड कंडीशन तो ये है कि अगर किसी की सर्विस को अभी 5 साल का अरसा नहीं गुजरा, ठीक है, शुरू के 5 साल बहुत थोड़ा सा पीरियड है, तो ये छुट्टी 365 दिन की नहीं दी जाएगी, कोई मांगेगा तो भी नहीं मिलेगी उसको। शुरू के 5 साल में मैक्सिमम कितनी छुट्टी मिल सकती है? 90 डेज की मिल सकती है छुट्टी, ठीक है। और इसी तरह से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट का एम्प्लॉई है तो उसको ये छुट्टी नहीं दी जाएगी, कोई टेम्पररी सिविल सर्वेंट है, एडहॉक का है, डेली वेजर है, उसको ये छुट्टी नहीं मिलेगी। ये छुट्टी हाफ पे भी दी जा सकती है। और इसके अलावा ये जो छुट्टी है ये उस सूरत में दी जाएगी अगर अथॉरिटी ये समझती है कि ये जो हमारा मुलाजिम है उनको कंफर्म हो कि ये वापस आएगा, आके ड्यूटी परफॉर्म करेगा, भागेगा नहीं, और फिर जितनी छुट्टी इसने अवेल की उतनी छुट्टी अर्न करेगा और उसके अकाउंट में से फिर वो बैलेंस आउट हो जाएगी, ठीक है। तो ये स्पेरिंगली और एंटायरली अप टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ अथॉरिटी है। जनरली इस छुट्टी को डिस्करेज किया जाता है, इसको रिफ्यूज किया जाता है, इसको चेक कर दिया जाता है, लेकिन अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस अथॉरिटी अगर समझे तो दे सकती है, अथॉरिटी की मर्जी है, सेटिस्फाई होती है। और अगर वो फुली कन्विंस्ड है कि ये वर्कर है और इसकी कोई मजबूरी है, बड़ी कोजेंट रीजन है जिनकी बेसिस पे ले रहा है, और वापस आ जाएगा और डिपार्टमेंट को सर्व करेगा, तो उस सूरत में छुट्टी जो है इन टर्म्स एंड कंडीशंस पे दी जा सकती है जी। फिर है हमारे पास स्टडी लीव। स्टडी लीव जो है वो जाहिर है हायर स्टडीज के लिए, साइंटिफिक हायर स्टडीज कुछ भी हो सकती हैं। आपके सब्जेक्ट कॉलेज केडर में है तो आपके सब्जेक्ट में आप एमफिल, चूंकि हमारे कॉलेज में तो मिनिमम क्वालिफिकेशन लेक्चरर की मास्टर्स होती है, तो मास्टर्स के ऊपर अगर आप हायर क्वालिफिकेशन एमफिल करना या एमएस या पीएचडी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्टडी लीव मिल सकती है। इसी तरह से कोई आप पोस्ट डॉक साइंटिफिक स्टडी करना चाह रहे हैं, पीएमएस या सीएसपी जो होते हैं सर्विस के लोग, वो टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्सेज के लिए भी जाते हैं,
पब्लिक पॉलिसी मैनेजमेंट के कोर्सेज होते हैं, तो उस सूरत में भी जो उनको छुट्टी दी जाती है दैट इज कॉल्ड स्टडी लीव। ठीक है, और ये जो स्टडी लीव है इसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। नंबर 1 कंडीशन तो ये है कि अगर आपकी सर्विस सिर्फ 5 साल से कम है तो आपको ये छुट्टी नहीं मिलेगी। ड्यूरिंग फर्स्ट 5 years ऑफ सर्विस द स्टडी लीव कैन नॉट बी ग्रांटेड। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जब आपकी रिटायरमेंट में सिर्फ 3 साल या उससे कम का पीरियड रह गया है तो अभी ये छुट्टी नहीं दी जाती, क्योंकि इसका फायदा नहीं है ना, पब्लिक एट लार्ज, बच्चों को, स्टूडेंट्स को उसका कोई फायदा नहीं है। आखिरी 2 साल है, आप कहते हैं जी मुझे छुट्टी दे दें, मैं स्टडी लीव पे जा रहा हूँ, तो उसका बच्चों को क्या फायदा, डिपार्टमेंट को क्या फायदा। इसलिए रिटायरमेंट के आखिरी 3 सालों में आपकी सर्विस के लास्ट 3 years में भी नहीं मिलेगी, शुरू के 5 साल में भी नहीं मिलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ये छुट्टी कहाँ से दी जाएगी। ये मेरा ख्याल है 6ठी किस्म की छुट्टी आई है जो कि लीव अकाउंट में से डेबिट नहीं होगी, सेपरेट है ये छुट्टी। इसके लिए 2 डिफरेंट रूल्स हैं। एक तो ये कि एमफिल के लिए छुट्टी कितनी मिल सकती है, 2 साल की मिल सकती है, आइदर 75% ऑफ फुल पे है या एवरेज पे के ऊपर मिलती है। ठीक है, विच एवर इज बेनिफिशियल। और इसी तरह से पीएचडी, अगर एमफिल के बाद कोई पीएचडी करना चाहता है तो उसको मजीद 2 साल की छुट्टी मिल जाएगी। पीएचडी की छुट्टी ऑन फुल पे मिलती है। ठीक है, और ये भी एक अमेंडमेंट है 2000 मेरा ख्याल है 8-9 में आई थी, जिसमें अगर आपने एमफिल के लिए छुट्टी अवेल नहीं की तो आप डायरेक्ट पीएचडी कर रहे हैं तो पीएचडी के लिए मैक्सिमम 4 years की छुट्टी जो है ऑन फुल पे मिल सकती है। चूंकि ये छुट्टी बहुत ज़्यादा मिस यूज़ हुई एचईडी के अंदर कि लोग इकट्ठी छुट्टी लेके चले जाते थे, साल हर साल छुट्टी गुजारी और वापस आके तो ना कोई रिजल्ट दिखाया, ना कोई डिग्री दिखाई, डिपार्टमेंट ज्वाइन किया और बस चल सो चल। इस चीज़ को डिस्करेज करने के लिए और इस चीज़ को रोकने के लिए कि इसका मिस यूज़ ना हो, एचईडी जो है आपको इकट्ठी छुट्टी नहीं देता, साल साल की करके आपको छुट्टी मिलती है। और उसके बाद जब फिर वो छुट्टी एक्सपायर होने वाली होती है, महीना 2 महीने पहले आप फिर एक्सटेंशन के लिए दरख्वास्त देते हैं और उसके साथ आपको प्रूफ लगाना पड़ता है, आपके रिजल्ट कार्ड्स, आपके डीएमसीज, आपके सुपरवाइजर की रिपोर्ट, आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट और ऑफ सुपरवाइजर ड्यूली ऑथेंटिकेटेड एंड काउंटर साइन बाय द एचओडी ऑफ द डिपार्टमेंट। तो वो सारी चीज़ें आपको लगा के तो फिर इससे प्रूफ होता है कि वाकई ये पढ़ रहा है, इतना इसने पढ़ लिया, कोर्स वर्क इतना रह गया है, तो मजीद छुट्टी एक्सटेंड कर दी जाए। तो फिर उस बेसिस के ऊपर एचईडी जो है आपको छुट्टी एक्सटेंड कर देता है। स्टडी लीव में भी जब फुल पे होती है तो फुल पे भी मिलती है एक्सेप्ट कन्वेंस अलाउंस, और एमफिल के अंदर भी जो है वो 75% पे जनरली कहते हैं ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, तो इसके अंदर भी सिर्फ कन्वेंस अलाउंस के अलावा बाकी चीज़ें मिलती हैं। फिर हम चलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है हमारे पास विदाउट पे, ईयूएल विदाउट पे इसको बोलते हैं। ईयूएल विदाउट पे वो छुट्टी है कि आप की अर्न लीव खत्म हो चुकी है और आप एक्स पाकिस्तान लीव बाहर जाना चाहते हैं और आपको छुट्टी की भी ज़रूरत है, तो फिर कैसे आपको छुट्टी दी जाएगी। इसके लिए 2 डिफरेंट रूल्स हैं। अगर किसी सिविल सर्वेंट की सर्विस जो है वो 2 साल से ज़्यादा है और मैक्सिमम 10 साल से कम है, यानी कि अगर किसी सिविल सर्वेंट ने 10 साल से कम सर्विस, कम उसकी सर्विस 10 साल से कम है, कुछ भी हो सकती है, 6, 7, 8, 9 इतनी उसकी सर्विस है, तो उसको मैक्सिमम जो है यूएल विदाउट पे उसका पेरेंट डिपार्टमेंट 2 साल की दे सकता है। यूएल विदाउट पे मैक्सिमम कितने डिपार्टमेंट दे सकता है, 2 साल की। उसके बाद 3 साल की छुट्टी जो है उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट दे सकता है और यूं टोटल उसकी छुट्टी हो जाएगी 5 साल की। बियॉन्ड 5 years अब रूल्स में तो नहीं है छुट्टी एडमिसिबल, इसके लिए अगर किसी की दरखास्त हो और कोई स्पेशल उसके अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस उसने को डिफाइन किए हों तो फिर समरी बना के चीफ मिनिस्टर को भेजा जाता है और चीफ मिनिस्टर जो है ही इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, ऑल द पावर्स आर वेस्टेड विद द चीफ मिनिस्टर। वो जितने भी रूल्स होते हैं, पॉलिसीज होती हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उनको रिलैक्स कर सकता है। तो extension in EOL without pay beyond 5 years is granted by Chief Minister in relaxation of revised leave rules 1981। ठीक है, revised leave rules 1981 की रिलैक्सेशन चीफ मिनिस्टर करेगा और उसके रिलैक्सेशन के बाद वो छुट्टी दे सकता है। ये उसकी स्वाबीद है, जितनी मर्जी वो छुट्टी देना चाहे वो दे सकता है। तो ये तो मैंने आपको पहला रूल बता दिया। दूसरे रूल को देखते हैं। अगर किसी की सर्विस 10 साल से ज़्यादा है, कंटिन्यूस सर्विस है, ये देख लीजिएगा, बीच में ब्रेक गैप नहीं है। गैप ब्रेक से मुराद क्या है, कोई उसने विदाउट पे छुट्टी नहीं ली हुई। तो 10 साल से ज़्यादा की अगर उसकी सर्विस है तो फिर उस सूरत में उसका पेरेंट डिपार्टमेंट जो है उसको एक टाइम पे ईयूएल विदाउट पे 5 साल की दे सकता है, एफडी उसको 3 साल की छुट्टी दे सकता है, एक्सटेंशन 8 साल होगी,
और बियॉन्ड 8 ईयर्स अब उसको जो छुट्टी मिलेगी वो चीफ मिनिस्टर देगा, समरी के ऊपर मिलेगी और इन रिलैक्सेशन ऑफ रिवाइज लीव रूल्स 1981 मिलेगी। ठीक है, और इसके साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी की छुट्टी 5 साल से एक्सीड कर जाती है तो फिर ये होता है कि उस बंदे का नाम सीनियरिटी लिस्ट में से निकाल लिया जाता है और एक सेपरेट स्टैटिक सीनियरिटी लिस्ट बनाई जाती है, स्टैटिक लिस्ट होती है, स्टैटिक लिस्ट पे उसका नाम डाल दिया जाता है। इस अरसे के दौरान उसकी किसी किस्म की कोई प्रमोशन नहीं की जाती until unless that he comes back, resumes his duty and earns one ACR of 1 full year। ठीक है, तो फिर उसका नाम जो है दोबारा उसके नॉर्मल सीनियरिटी लिस्ट में डाल दिया जाता है और इस अरसे के दौरान उसकी प्रमोशन भी नहीं होगी टिल द टाइम के वापस आके वो 1 साल की ACR अर्न करेगा तो फिर उसकी प्रमोशन होगी। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पाकिस्तान लीव। मैंने आपको बताया था कि कुछ सिविल सर्वेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए दूसरे मुल्क में उनकी पोस्टिंग्स होती हैं, जैसे वो लोग जो फॉरेन एम्बेसीज में काम एम्बेसडर्स वगैरह हैं, जो लोग जो हैं हाई कमिश्नर्स हैं, फॉरेन सर्विस के जो लोग होते हैं उनकी पोस्टिंग्स मुख्तलिफ मुल्कों में होती रहती हैं। तो जब वो अपने मुल्क में नहीं होते, किसी दूसरे मुल्क में उनकी पोस्टिंग होती है, तो ये जो पीरियड है उनका वो एक्स पाकिस्तान लीव कहलाता है, लेकिन इसमें वो ड्यूटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, इसलिए उनको फुल पे के ऊपर जो है सैलरीज वगैरह मिलती हैं और सैलरीज उस मुल्क की जो करेंसी होती है उसके मुताबिक दी जाती हैं। फिर हम देखते हैं जी क्वारंटीन लीव आ गया हमारे पास। क्वारंटीन लीव ये एक सेपरेट किस्म की लीव है। शायद खुदा ना खास्ता आप में से अगर किसी को कोरोना हुआ हो तो आपको पता होगा। ये एक्स्ट्रा कैजुअल लीव है, कैजुअल लीव में से इसका अकाउंट नहीं डेबिट होता, सेपरेट लीव है। कितनी है इसकी इसकी ये भी नहीं बताई गई, इसका पीरियड भी नहीं डिफाइन किया गया। ठीक है, डिपेंड करता है जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। तो इसमें जैसे मैंने बताया था कैजुअल लीव रिफ्यूज हो जाएगी, ये रिफ्यूज नहीं होगी। इसके साथ अगर आप एप्लीकेशन दे देते हैं, डॉक्टर का सर्टिफिकेट लगा देते हैं, मेडिकल ऑफिसर की रिकमेंडेशन है, साथ आपके टेस्ट की रिपोर्ट लगी हुई है, तो उस सूरत में आपको ये एक्स्ट्रा कैजुअल लीव मिल जाएगी और इसको कोई रिफ्यूज भी नहीं करेगा। ये आपके लीव अकाउंट में से डेबिट नहीं होगी। ये गालिबन 7वीं किस्म की छुट्टी आई है जो लीव अकाउंट में से डेबिट नहीं हो रही और इसमें आपको लीव ऑन फुल पे मिलती है। ठीक है, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक आप छुट्टी पे रहते हैं, उसके बाद फिर आप अपनी ड्यूटी रिज्यूम करते हैं। लास्ट है मेरे पास जी LPR, लीव प्रेपरेटरी टू रिटायरमेंट। गवर्नमेंट कहती है जी एक सरकारी मुलाजिम है, उसने अपनी सारी ज़िंदगी अपना सारा जो है ना वो खून पसीना और अपनी सारी जवानी गवर्नमेंट को दे दी है, इतनी मेहनत की है, तो अब उसका ये राइट बनता है कि आखिरी साल उसका जो रिटायरमेंट का है हम उसको छुट्टी देते हैं, वो घर पे बैठ के अपने सारे जो है प्रॉब्लम्स वगैरह कोई इश्यूज हैं तो वो रिजॉल्व कर ले। किसी ने घर बनाना है घर बना ले, कोई बिजनेस स्टैब्लिश करना है, कोई बच्ची की शादी वगैरह करनी है, जो भी उसके कोई इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज वगैरह हैं, तो वो रेस्ट करे और गवर्नमेंट उसको पूरे साल की तनख्वाह देगी। ठीक है, तो ये तो होगी जी आपकी लीव प्रेपरेटरी टू रिटायरमेंट LPR। इसके साथ साथ एक और चीज जो गवर्नमेंट ने दी, जो पहले नहीं थी, जो फिर बाद में दी गई, कि कुछ लोगों ने कहा कि जी हमें जरूरत नहीं है, हमें इसको कोई ऑल्टरनेट दे दें, कि हम चाहते हैं हम आखिरी साल भी काम करना चाहते हैं तो हम ड्यूटी परफॉर्म करेंगे। तो गवर्नमेंट का जी ठीक है, फिर हम उसके लीव इनकैशमेंट कर देते हैं इन लीव ऑफ LPR। उसका मतलब ये है कि आखिरी साल आप ड्यूटी परफॉर्म करेंगे, आखिरी साल आपने छुट्टी नहीं लेनी, जो आप ड्यूटी परफॉर्म करेंगे उसकी तो आपको तनख्वाह मिली जाएगी हर महीने। ठीक है, इसके अलावा जो आपके अकाउंट में अर्नड लीव पड़ी हुई है, अर्न लीव जो अब तक जमा हो गई है आपके अकाउंट में जितनी भी है, मैक्सिमम आपको उसकी जो इनकैशमेंट हो सकती है वो 365 डेज की हो सकती है। ये रूल 2-3 दफा अमेंड हुआ है। पहले जो है 3 मंथ्स की होती थी लीव इनकैशमेंट, फिर ये 6 मंथ्स की हुई और उसके बाद लेटेस्ट मेरा ख्याल है 13-14 में ये 365 डेज की अब गवर्नमेंट ने कर दी। यानी अगर किसी के लीव अकाउंट में 365 दिन की छुट्टी नहीं है, 300 या 200 दिन की है, तो उसको फिर कितनी लीव इनकैशमेंट होगी, उसको उतनी ही लीव इनकैशमेंट मिलेगी जितनी छुट्टी पड़ी हुई है। इसलिए आपकी ये जो अर्न लीव है ये बड़ी आपके लिए वैल्यूएबल है और इसकी बहुत अहमियत है, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप जमा करें। ठीक है, इसको कभी भी ज़ाया ना करें, क्योंकि एंड में जब आप रिटायर होंगे तो फिर आपको, अगर आपकी छुट्टी पड़ी हुई है, अगर तो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे काम किया फिर तो इनफ छुट्टी होती है, लेकिन अगर आप टीचिंग साइड पे रहे हैं तो फिर छुट्टी कम होती है काफ़ी। देखें ना, साल की सिर्फ 12 छुट्टियां हैं, तो आप देख लें 10 साल की 120 बनती हैं। अगर आप 30 साल भी सर्विस करें तो आपकी छुट्टी जो है कितनी बनती है, 240 और 360।
तो इसलिए ये छुट्टी जो है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट छुट्टी है, इसकी बड़ी अहमियत है। इसको बचा के रखें, संभाल के रखें, क्योंकि एंड में आपको ये काम देगी। अगर आपकी छुट्टी, एक और क्वेश्चन है, 365 डेज से ज़्यादा है, फिर ये है कि वो कैजुअल लीव वाला हिसाब है, आपको इनकैशमेंट सिर्फ 365 डेज की होनी है। अगर आपकी एक्स्ट्रा छुट्टी पड़ी है तो फिर वो ज़ाया चली जाएगी। आप उसको अवेल कर सकते हैं, लेकिन आखिरी साल आप ये छुट्टी अवेल नहीं करेंगे। अच्छा, इसके साथ ही हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हो गया है, तो मैं इसके बाद जो है ना चलती हूँ पीडा की तरफ, और क्वेश्चन आंसर्स मैं फिर एंड में एक ही दफ़ा दूंगी। मैं पीडा की प्रेजेंटेशन शेयर करने लगी हूँ आपके साथ, और इसमें मैंने इसको बहुत शॉर्टकट कर दी है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था हमारे लिए पीडा को पढ़ना। मैंने आपको बताया पीडा की मेरी 70 की स्लाइड्स होती हैं, और ये 26 इसके सेक्शंस हैं, और पीडा बहुत ज़्यादा टेक्निकल है। पीडा में हम दो चीज़ें देखते हैं। पीडा में हम दो पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर खुदा न खास्ता किसी पे पीडा लग जाए तो फिर उसके पास क्या क्या फोरम्स रेमेडीज अवेलेबल हैं, और दूसरी सूरत ये है कि जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, अगर उनको इंक्वायरी ऑफिसर लगाया जाए तो उन्होंने पीडा के तहत किस तरह से इंक्वायरी कंडक्ट करनी है। तो आपके लिहाज से दूसरा एंगल तो बिल्कुल भी नहीं जो है उसको हम ज़रूरत देखने की, क्योंकि यू पीपल आर टू जूनियर। आप इंशाल्लाह जब 18 टू 19 और 19 टू 20 की प्रमोशन आपकी बारी आएगी, तो तब आपकी फिर प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग्स होंगी, तो उसमें फिर ये फुल फ्लैग टॉपिक आता होता है पीडा का, ठीक है। तो आप तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जो है हम इसको सिर्फ थोड़ा सा जस्ट जो है ना इसका ओवरव्यू देखेंगे पीडा का, जो हमारे टाइम में ही कवर हो जाए। अच्छा, पीडा जी, इट स्टैंड्स फॉर पंजाब एम्प्लॉइज एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2006। मुझे जल्दी से जरा मैसेजेस में एक मैसेज डाल दें कि आपको मेरी स्लाइड्स विजिबल हैं और आपको मेरी आवाज आ रही है। ओके। अच्छा, आप अपने क्वेश्चन जो है ना वो मैंने आपको बोला, मेरी कोशिश होगी लास्ट 10 मिनट्स में आपको दूंगी। मैं इसके लिए जल्दी से सब कवर कर रही हूँ, जो चीज़ आपको नहीं समझ आएगी मैं एंड में आपको बता दूंगी। ओके जी, तो पीडा जो है ये एक एक्ट का दर्जा रखता है। अगर आपसे कोई पूछे कि एक्ट किस बला का नाम है, तो इसका आंसर ये है कि कोई भी रूल जब उस सूबे की या उस मुल्क की असेंबली, जो भी लेजिस्लेटिव बॉडी है, ठीक है, जब उसको पास कर देती है, उसमें गया, उसमें डिस्कस हुआ और पास हो गया, तो फिर उसका जो स्टेटस है ना वो एक्ट, उसको कहते हैं ये एक्ट बन गया। अब ये एक्ट का दर्जा इख्तियार करके, तो पीडा को जो है वो पंजाब की असेंबली ने पास किया था 2006 में, इसलिए अब हम इसको पीडा एक्ट कहते हैं। और 2006 में पास हुआ था, इसलिए इसका नाम पड़ गया पीडा एक्ट 2006। तो हम जरा जल्दी से इसका बैकग्राउंड रैशनल देख लेते हैं। तो इसमें बैकग्राउंड बैकग्राउंड हिस्ट्री, यानी कि आपको पता है किसी भी मुल्क में अगर हमने जो है ना हम चाहते हैं कि अमन व अमान कायम रहे और रूल्स के मुताबिक लोग जो है वो काम करें, तो उसके लिए सज़ा और जज़ा के कवानीन मुरतब करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई गलत काम करे और उसको उसकी सज़ा ना दी जाए, तो फिर वो मुल्क और मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता, फिर तो वो मुआशरा और लोग बिगड़ जाते हैं, ठीक है। तो जिस जिस मुआशरे में इंसाफ नहीं होता ना, वो मुआशरा कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। तो इंसाफ के लिए कुछ फिर रूल्स बनाने पड़ते हैं। पाकिस्तान भी जब बना तो सबसे पहले हमारे जो एफिशिएंसी और डिसिप्लिन के रूल्स बनाए गए वो 1960 में बनाए गए। तब बांग्लादेश भी हमारे साथ था, तो उस वक्त ये हमारा जो पाकिस्तान है इसका नाम वेस्ट पाकिस्तान था और वो ईस्ट पाकिस्तान था। तो जो रूल्स यहाँ पे बनाए गए सबसे पहले बने, उनका नाम था वेस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट सर्वेंट एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 1960, ईएनडी रूल्स 1960 थे। उसके बाद ये रूल्स अमेंड होते हैं और अनफॉर्चुनेटली फिर वो पार्टीशन हो गई, तो 1975 में इन रूल्स का नाम जो है वो चेंज किया गया और इसका नाम पड़ गया ईएनडी रूल्स 1975। फिर इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट आती है 1999 में और इन रूल्स का नाम पड़ गया ईएनडी रूल्स 1999। 1999 और उसके बाद 2000 में जब मार्शल लॉ आया, तो उस वक्त जो जाहिर है वो तो विद हेल्ड कर दिया गया, जो असेंबलीज वगैरह डिसॉल्व कर दी गई, तो लेजिस्लेटिव बॉडीज तो ख़त्म हो गई। ऐसी सूरत में जो भी बिल प्रेसिडेंट या गवर्नर पास करता है उसको आपको पता है ऑर्डिनेंस कहा जाता है, ठीक है। तो इसको पहले फेडरल में बनाया गया, फेडरल रिमूवल फ्रॉम सर्विस ऑर्डिनेंस 2000 में बनाया गया था। पंजाब में गवर्नर ने इसका नाम क्या दिया, पंजाब रिमूवल फ्रॉम सर्विस ऑर्डिनेंस, PRSO 2000, ये तब बना। ऑर्डिनेंस के लिए वैसे तो रूल ये है कि ये 4 महीने के अंदर अंदर इसको
जो भी लेजिस्लेटिव बॉडी है वहाँ पे पेश करना होता है और उसको वहाँ से पास करवाना होता है। लेकिन चूंकि उस वक्त फिर बॉडी कोई थी नहीं और इलेक्शंस आई थिंक शायद हुए नहीं थे, इस वजह से ये ऑर्डिनेंस चलता रहा। और जाके फिर 2006 में जब इलेक्शंस होते हैं और असेंबलीज बनती हैं तो पंजाब ने जो अपनी जो एक्ट बनाया, एक्ट पास किया, उसका नाम डाला पीडा एक्ट 2006। अब अगर मैं वैसे आपको थोड़ा सा बताऊं तो ये है कि जो ईएनडी रूल्स थे, क्या जरूरत महसूस हुई इनको खत्म करने के लिए। ये ईएनडी रूल्स का जो प्रोसेस था इट वाज टू लेंथी एंड लेबोरियस, ये बहुत लेंथी प्रोसेस होता था, साल हर साल लग जाते थे लोगों को और उनकी इंक्वायरी फाइनलाइज नहीं होती थी। एज अ रिजल्ट दे सफर अ लॉट, प्रमोशन उनकी डेफ हो जाती थी, वो किसी अच्छी पोस्टिंग पे नहीं लग जाते थे, उनके सारे मामला जो हैं वो स्टेटस को पोजीशन में चले जाते थे। इससे ज़रूरत महसूस हुई कि इसकी जगह कोई अच्छे रूल्स बनाए जाएं। फिर ऑल ऑफ अ सडन जब ये बनाया गया PRSO 2000 आया, तो इसमें तो ये तो बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो गया। इसमें इसको इतना शॉर्टकट कर दिया गया कि इसका सारे का सारा प्रोसेस जो था वो 45 डेज में कंप्लीट होता था। तो 45 डेज का पीरियड भी इट्स टू शॉर्ट। वो कहते थे कि पूरा जो है ना वो मौका नहीं मिलता मुलजिम को कि वो अपनी सफाई में पेश कर सके, हेयरिंग उसको नहीं दी जा सकती और इस तरह से इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए जा सकते। 45 डेज में किसी इंक्वायरी को फाइनलाइज कर लेना जो है वो ज्यादती है उसके साथ, मुलाजिम के साथ। तो उसको पूरा भरपूर मौका नहीं दिया जाता अपनी अपनी सफाई में मटीरियल देने का या भरपूर तरीके से अपने आप को डिफेंड करने का। इसलिए फिर पंजाब रिमोवल सर्विस ऑर्डिनेंस को भी खत्म कर दिया गया और फिर पीडा एक्ट आ गया। और पीडा एक्ट जो है 2006 वो आज भी नाफिजुल अमल है। ठीक है, तो अब अगर हम हिस्ट्री देखें तो अब तक पाकिस्तान के बनने के बाद हमारे पास 3 जो हैं वो आए हैं ईएनडी रूल्स। आपने देखा एक 60 का था, 75 का था, 1999 का था। एक ऑर्डिनेंस आया है जो कि 2000 में आया था और फिर लास्ट में हमारे पास 2006 में जो है वो पीडा एक्ट आता है। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखते हैं प्रियम्बल में थोड़ा सा बेसिक चीजें हैं, टर्मिनोलॉजीज जो हैं पीडा में वो क्या क्या है। नंबर 1 क्या है, पीडा किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है? पीडा पंजाब के मुलाजमीन के लिए है। आपने देखा पंजाब, नाम भी स्टार्ट ही पंजाब से हो रहा है, पंजाब एम्प्लॉयज एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। ठीक है, इसको पंजाब असेंबली ने पास किया था। ये पंजाब के एम्प्लॉयज के ऊपर अप्लाई होता है। जो ही ये पास हुआ उसी वक्त ये नाफिजुल अमल हो गया था और ये पंजाब के जितने भी मुलाजमीन हैं पूरे पंजाब के, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल है। उसके ये कॉरपोरेशन सर्विस में, एटोनमस बॉडीज में, जितनी भी एटोनमस बॉडीज हैं, हमारी बोर्ड्स हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने अपनी BOG से, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स से, या यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उन्होंने अपने सिंडिकेट में इसको अडॉप्ट कर लिया है। इवन बैंकिंग सेक्टर में मैंने एक दिन उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि उन्होंने भी अपनी जो है हेड ऑफिस में पीडा को अडॉप्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने इसको अडॉप्ट कर लिया, इसका मतलब ये इनके ऊपर भी अप्लाई हो गया। और एक और चीज़ जो पीडा में ख़ास बात है वो ये है कि बाकियों में नहीं थी कि जब कोई बंदा रिटायर जाता था तो उसके खिलाफ फिर पेंशन रूल्स के तहत तो कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन वैसे कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। लेकिन पीडा में एक खास प्रोविजन दी गई है कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम रिटायर हो जाता है और उसकी रिटायरमेंट के 1 साल के अंदर अंदर गवर्नमेंट के नोटिस में आता है कि उसने कोई बहुत सीरियस एम्बेजलमेंट की है, कोई बहुत सीरियस करप्शन है, फाइनेंशियल करप्शन है, तो 1 साल अगर का अरसा अगर उसको रिटायर हुए पूरा नहीं हुआ तो उस अरसे के दौरान 1 साल के अंदर अंदर उसके खिलाफ पीडा की जो इंक्वायरी है वो इनिशिएट की जा सकती है। और फिर कंडीशन ये है कि मजीद 1 साल के अंदर अंदर उसको फाइनलाइज कर देना है। ठीक है, तो 2 साल के अंदर अंदर इनिशिएट भी हो जाएगी और फाइनलाइज भी हो जाएगी। अब हम डेफिनेशंस देख लेते हैं। पीडा में हम एक्यूज का वर्ड बार बार यूज करते हैं। एक्यूज कौन होता है? एक्यूज उर्दू में, जैसे आप कभी आपको इत्तफाक हुआ हो कोर्ट्स वगैरह में जाने का, तो वहां पे वर्ड यूज करते हैं मुलजिम। एक मुलजिम है, एक मुजरिम है, क्या फर्क है? फर्क ये है, मुलजिम जो है उस पर अभी चार्ज, अब वो अंडर ट्रायल है, चार्ज इज नॉट प्रूव्ड येट, उस पर चार्ज लगाया गया है लेकिन अभी वो प्रूव नहीं हुआ। तो पीडा में भी जब शो कॉज नोटिस इशू करते हैं तो जब तक चार्ज प्रूव नहीं हो जाता तब तक उसके लिए वर्ड एक्यूज यूज करते हैं। ठीक है, तो एक्यूज का वर्ड जो है वो ऐसे एम्प्लॉई के लिए हम यूज करेंगे जिसके खिलाफ पीडा हमने इनिशिएट करने जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अपॉइंटिंग अथॉरिटी वो अथॉरिटी होती है
किसी भी जो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके डिफरेंट ग्रेड्स हैं, उनके डिफरेंट क्लास हैं, और हर एक के लिए अपनी अपनी एक अपॉइंटिंग अथॉरिटी है कि जी स्केल 1 का है तो इसको कौन किसने अपॉइंट करना है, उसको छुट्टी किसने देनी है, उसकी इंक्वायरी किसने लगानी है, वगैरह वगैरह। अगर हम एचईटी की बात करें, अपने कॉलेज कैडर की बात करें, तो हम ग्रेड 17 से शुरू करते हैं। ग्रेड 17 है हमारा, तो ग्रेड 17 की अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ग्रेड 17 और ग्रेड 18 की अपॉइंटिंग अथॉरिटी सेक्रेटरी होते हैं। सिर्फ एचईटी की बात नहीं है, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर ग्रेड 17 और ग्रेड 18 की अपॉइंटिंग अथॉरिटी सेक्रेटरी ऑफ दैट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है, और उसके तमाम मामलात का अप्रूवल वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी, यानी उसको अपॉइंट करना है, उसके अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू होने हैं तो भी उसने जो है वो अलाउ करना है, परमिशन देनी है। उसकी छुट्टी के केसेस, उसके ट्रांसफ़र के केसेस, उसके प्रमोशन के केसेस, उसके ऑर्डर्स जो भी इशू होने हैं वो सब अपॉइंटिंग अथॉरिटी के अप्रूवल से इशू होने हैं, ठीक है। अब वही अगर कोई वही मुलाजिम जो है कभी को गलत काम करता है, कभी कोई वो गलत काम करता है, तो उसके खिलाफ अब इंक्वायरी इनिशिएट होनी है, तो उसकी इंक्वायरी कौन इनिशिएट करेगा? वही अपॉइंटिंग अथॉरिटी जिसने इसको अपॉइंट किया था, अब उसकी इंक्वायरी इनिशिएट करेगी। जब उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी उसकी इंक्वायरी इनिशिएट करेगी तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इसका मतलब ये है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी व्हेन इनिशिएट्स द इंक्वायरी, ही शैल बी रेफर्ड एज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो ग्रेड 17 और 18 की अपॉइंटिंग अथॉरिटी और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेक्रेटरी एचईडी है, और ग्रेड 19 एंड अबव की अपॉइंटिंग अथॉरिटी चीफ मिनिस्टर हैं, और उनकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी चीफ मिनिस्टर ही है। फिर यहाँ पे हम हेयरिंग अफसर का नाम लेते हैं। हेयरिंग अफसर वो होता है जब जब इंक्वायरी को फाइनलाइज किया जाता है, और फाइनल ऑर्डर इशू करने से पहले बिल्कुल एक जो लास्ट स्टेप होता है उसका, वो ये होता है कि फिर इंक्वायरी की रिपोर्ट आ गई, इंक्वायरी अफसर ने कहा है कि जी इसके खिलाफ ये चार्जेस प्रूव हो गए हैं, इसको ये सजा दे दी जाए। फॉर एग्जांपल वो कहता है जी इसको रिमूवल फ्रॉम सर्विस कर दिया जाए, तो अब उसको ऑर्डर इशू करने से पहले उसको हेयरिंग का मौका दिया जाएगा, उसको एक पर्सनल सुनवाई का मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो किसी उसको कहा जाएगा, या तो अगर तो वो सेक्रेटरी रैंक का बंदा है, उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी, तो वो खुद नहीं देगा, ज़ाहिर बिजी होता है, सेक्रेटरी या चीफ मिनिस्टर है, तो वो अपने बिहाफ पे किसी हेयरिंग ऑफिसर को अपॉइंट करेगा, और वो हेयरिंग ऑफिसर उसको बुलाएगा और उसको सुनेगा, और उसको कहेगा तुम अपने डिफेंस में किसी गवाह को ला के बात करना चाहते हो, कोई कागज़ देना चाहते हो, कोई रिटर्न स्टेटमेंट देना चाहते हो, या कोई भी बात करना चाहते हो, तो वो आके तुम पेश हो सकते हो और अपनी सफाई में जो भी कहना चाहते हो वो कह सकते हो। तो हेयरिंग ऑफिसर वो ऑफिसर है जो हेयरिंग देता है, और हेयरिंग ऑफिसर हमेशा एक्यूज से सीनियर होता है, सीनियर लगाया जाता है, ठीक है। अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेक्रेटरी रैंक का बंदा नहीं है, मसलन डीपीए साहब हैं, या प्रिंसिपल, जैसे स्केल 1 से स्केल 4 तक की अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रिंसिपल्स होते हैं कॉलेजेस के, तो उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी वही है और उसको हेयरिंग भी वो खुद ही देती है। उसके बाद आगे आती है जी एपेलेंट अथॉरिटी। एपेलेंट अथॉरिटी वो अथॉरिटी होती है जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से सीनियर इन रैंक एंड ग्रेड होती है। जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने सजा दे दी, मतलब उसने कहा जी रिमूवल सर्विस कर दिया जाए, अब जब वो सजा का ऑर्डर इशू हो गया, तो इशू होने के बाद 30 डेज के अंदर अंदर जो एक्यूज्ड है उसके पास ये सहूलत उसको दी गई है, उसको पास ये उसको फेवर दी गई है कि वो ऑर्डर मिलने के बाद, रिसीव होने के बाद 30 डेज के अंदर अंदर अपील कर सकता है। अपील किसको करेगा? अपील उस अथॉरिटी को करेगा जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से सीनियर हो, ठीक है। और वो जो उससे सीनियर होती है वो अपेलेंट अथॉरिटी होती है, और उसके पास अपील जो है वो कर सकता है। यानी अगर किसी केस में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो डीपीआई साहब हैं, तो उसकी जो अपेलेंट अथॉरिटी है वो सेक्रेटरी एचईटी बनेंगे, और अगर ग्रेड 17 एंड 18 की जैसे मैं बताया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेक्रेटरी एचईटी है, तो इस केस में अपेलेंट अथॉरिटी जो है वो चीफ सेक्रेटरी होंगे, ठीक है। हाउएवर इसमें मैं आपको ये बता दूं कि जहां कहीं चीफ मिनिस्टर या गवर्नर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं, तो उस केस में अपेलेंट अथॉरिटी भी वो खुद ही होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सूबे में फिर उनसे ऊपर कोई और नहीं होता। अच्छा, जब कभी भी इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स की जाती है, तो जो इंक्वायरी अफसर लगाया जाता है वो हमेशा सीनियर बंदा होता है, एक्यूज से वो सीनियर होता है। इसी तरह से समटाइम्स ऐसे होता है कि इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है, कि वो जो एक्यूज होता है वो एक नहीं होता, एक से ज्यादा होते हैं, 2-3 लोग हैं, तो उनकी इंक्वायरी करने के लिए एक इंक्वायरी कमेटी बना दी जाती है, और इंक्वायरी कमेटी का जो इंचार्ज कन्वीनर होता है उस कमेटी का, वो भी
जितने भी अक्यूज होते हैं उनमें जो सीनियर मोस्ट अक्यूज होता है उससे वो सीनियर होता है, ठीक है। ये रूल्स हैं, इसके तहत कार्रवाई की जाती है। अच्छा, इसके अलावा ये है कि जो चीफ मिनिस्टर है, चूंकि उसके पास तो इतना टाइम नहीं होता कि वो इंक्वायरीज वगैरह डील करे, तो चीफ मिनिस्टर के केस में जहाँ पे 19 एंड अबव की इंक्वायरीज होती हैं वहाँ पे फिर समरी पे सीएम को भेज के अप्रूवल ले लिया जाता है, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की जो पावर्स हैं वो चीफ मिनिस्टर जो है वो अप्रूव कर देता है कि उस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को असाइन कर दी जाए, और उस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी जो है वो चीफ मिनिस्टर के बिहाफ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की पावर्स को एक्सरसाइज कर लेता है। इसके बाद अब किन किन चीज़ों के ऊपर जो है वो पीड़ा लगाया जाता है, ये अब हम देख लेते हैं। नंबर 1 है करप्शन। करप्शन की डेफिनेशन क्या है? बड़ा ब्रॉड टर्म है करप्शन। यहाँ पे आपको 6 ब्रॉड डेफिनेशंस नजर आ रही हैं। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 तो बहुत ही सिंपल है ना, आपने कोई कीमती चीज़, कोई तोहफा, कोई पैसे जो है वो कोई गलत काम करने के लिए आपने किसी से, उसके इवज आपने किसी से एक्सेप्ट कर लिए हैं। अच्छा, आप डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है, आपने खुद ले लिए, किसी दोस्त के थ्रू ले लिए, या आपके किसी बच्चे को, आपके किसी फैमिली मेंबर को उन्होंने दे दिए, ठीक है। किस किस सिलसिले में कि जी हमारा ये गलत काम कर दो, ये करप्शन के जिम्मे में आता है। इसी तरह से आप किसी अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे काम कर रहे हैं, यू आर कस्टोडियन ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एंड गवर्नमेंट रिसोर्सेज, मगर आप गवर्नमेंट प्रॉपर्टी और रिसोर्सेज को मिसयूज करते हैं और गवर्नमेंट की जो है फंड्स हैं उनको डिसऑनेस्टली यूज करते हैं, फ्रॉडुलेंटली मिस अप्रोप्रिएशन करते हैं, ठीक है। तो इस किस्म की ये जो एम्बेजलमेंट्स हैं, गबन है, पैसा गवर्नमेंट का खा जाना, इस सारे का सारा भी करप्शन के जिम्मे में आता है। फिर इसके अलावा और चीज जो कि ये अभी पॉलिटिशियंस का भी अभी आया था कि आपके नाम पे या आपके डिपेंडेंट्स के नाम पे, डिपेंडेंट्स में कौन कौन आता है? आपके स्पाउस, आपके बच्चे और आपके सिबलिंग्स जो आप पे डिपेंडेंट है, दे ऑल फॉल इन द डेफिनेशन ऑफ योर डिपेंडेंट्स। अगर आपके या आपके डिपेंडेंट्स के नाम पे कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, कोई ऐसा ऐसे एसेट्स हैं विच कैन नॉट बी अकाउंटेड फॉर, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है उसकी, मतलब आप ये भी नहीं कह सकते कि आपको इनहेरिटेंस में मिले थे, आपकी कोई पीछे इनहेरिटेड कोई लैंड था, वहां से आपको पैसा आ रहा था, कोई साइड बिजनेस था, कोई आपके पास उसकी जस्टिफिकेशन नहीं है, एंड दीज एसेट्स आर डिसप्रोपोर्शनेट टू द नोन सोर्सेज ऑफ इनकम। आपकी तनख्वाह से वो मुताबिकत ही नहीं रखते। आपकी तनख्वाह लाख रुपए है और आपके पास अरबों रुपए की जायदाद है, तो ये क्या चीज है? ये तो डिस्प्रोपोर्शनेशन है ना। कहाँ से आया पैसा? इवन करोड़ों में भी है तो कहाँ से आया? ठीक है, तो इसकी कोई जस्टिफिकेशन आपके पास नहीं है। ये भी करप्शन में, इसका मतलब है करप्शन के थ्रू हासिल किए गए हैं। फिर मेंटेनिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बियॉन्ड नोन सोर्सेज ऑफ इनकम। आपका रहने सहने का स्टाइल ऐसा है जो कि आपके तनख्वाह और आपके इनकम के सोर्सेज से मुताबिकत नहीं रखता। ये भी बात हो, लाख रुपए आपकी तनख्वाह और आप 80 करोड़ की गाड़ी में फिर रहे हैं, कहाँ से आई गाड़ी इतनी? 1 अरब रुपए के घर में रह रहे हैं, कहाँ से आए इतना घर? कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इसका मतलब है करप्शन के जरिए हासिल किया गया है। और लास्ट ये है कि कोई ऐसा काम, कोई करप्शन हुई और उसके नतीजे में कोई इंक्वायरी वगैरह हुई और उसमें आपने प्ली बारगेन में चले गए। प्ली बारगेन होता है कि जैसे कोई वादा माफ गवाह सुल्तानी गवाह नहीं बन जाता, वो इकरार कर लेता है, एडमिट करता है कि मैंने ये करप्शन की है और मैं ये जो सारा लूटा हुआ पैसा है मैं वॉलंटरीली ये वापस करने को तैयार हूँ, इसके इवज मुझे जो है या तो बरी कर दिया जाए, सजा ना दी जाए, या कम से कम सजा जो है वो मुझे दी जाए। तो ये भी इट्स अ काइंड ऑफ, ये तो एडमिट कर रहे हैं ना आप कि आपने ये करप्शन की है, तो ये भी जाहिर है। अगर जो प्ली बारगेन भी अगर कोई बंदा कर लेता है, जैसे नैब वगैरह जो है भी करवाते हैं, उस सूरत में भी वो जो आदमी है, भले नैब उसकी सजा कम कर दे, लेकिन जो उसका पेरेंट डिपार्टमेंट है वो फिर उसके ऊपर पीड़ा इनिशिएट कर देता है क्योंकि वो करप्शन के जिम्मे में आ जाती है। सेकंड है मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट पे भी पीड़ा लगता है। मिसकंडक्ट क्या क्या है? आप क्या क्या गलत काम कर रहे हैं? कंडक्ट रूल्स हैं हमारे 1966, शुरू में मैंने आपको बताए थे, जो कि डिफाइन करते हैं सरकारी मुलाजिम क्या कर, डूज एंड डोंट्स, क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। तो ये भी पूरा एक फुल फ्लैट टॉपिक है हमारा, 90 मिनट्स का सेशन होता है इसके ऊपर, कि जिस सरकारी मुलाजिम जो है वो पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकता, कोई अखबारी बयान अखबार में नहीं लिख सकता, टीवी के प्रोग्राम में हिस्सा नहीं ले सकता, फिर वो किसी फॉरेनर से शादी नहीं कर सकता,
अपने एसेट्स डिक्लेयर करेगा, ठीक है। और इसके अलावा वो कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता, किसी पॉलिटिकल पार्टी की कन्वेंसिंग नहीं कर सकता, वगैरह वगैरह इस किस्म की सारी चीज़ें जो हैं ये कंडक्ट रूल्स में, कंडक्ट रूल्स की खिलाफ वर्जी अगर कोई भी करता है, ठीक है, और खिलाफ वर्जी करते जो भी करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करता है, और किसी से कोई तोहफा तहफ़ ले लेता है कोई गलत काम करने में, तो ये मिसकंडक्ट के अंदर आ जाता है। फिर इसी तरह से कोई अच्छी किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे काम कर रहा है और उसकी बेस के ऊपर जो उसकी पीआर पब्लिक रिलेशनिंग बनी है, जो पोजीशन है उसको मिसयूज़ कर रहा है, उससे अपना कोई ज़ाती फ़ायदा उठा रहा है, अपना कोई ज़ाती कारोबार चला रहा है, कोई अपनी इंडस्ट्री मेंटेन कर रहा है, चला रहा है, ठीक है, और ऑफिशियल पोजीशन का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए ज़ाती फ़ायदे उठा रहा है, सरकारी हैसियत में ज़ाती फ़ायदे उठा रहा है, ये भी मिसकंडक्ट में आता है। और फिर आगे देखें बहुत सारी कॉमन चीज़ें जो आजकल बहुत लोग कॉमनली कर रहे हैं, मगर ये मिसकंडक्ट में है और इस पर पीड़ा लगाया जा सकता है कि लोग जो हैं अपनी अपॉइंटमेंट के सिलसिले में प्रमोशन, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, रिटायरमेंट, पनिशमेंट को कम कर दिया जाए, मेरी मर्जी के स्टेशन पे मेरी ट्रांसफ़र कर दी जाए, इन तमाम काम करवाने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू इन्फ्लुएंस करते हैं, एमएनए एमपीएस के थ्रू इन्फ्लुएंस करते हैं, चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के थ्रू इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अपने ज़ाती मफाद हासिल करने के लिए अगर आप सरकारी महकमे के अफसरान को इन्फ्लुएंस करते हैं तो ये भी मिसकंडक्ट के अंदर आता है। फिर एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी है, आपने छुट्टी मंजूर नहीं कराई, अभी आप लीव रूल्स 1981 पढ़ चुके हैं, आपने छुट्टी सैंक्शन नहीं कराई और आप बगैर बताए छुट्टी पे चले गए हैं, तो छुट्टी पे जाना जो है एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी है, पीडा में ये बहुत बड़ा जुर्म है, ये भी मिसकंडक्ट में आता है, इस पर पीडा लगा दिया जाता है। और पीडा ने तो इसकी सजा भी डिफाइन कर दी है, पीडा तो कहता है अगर साल से ज्यादा की एब्सेंस है तो उसमें सीधा सीधा उसका जो है वो रिमूवल फ्रॉम सर्विस कर देना चाहिए, उसको नौकरी से निकाल देना चाहिए। फिर अगली कंडीशन है कि किसी कोर्ट ऑफ लॉ में आपके खिलाफ किसी अदालत में आपके खिलाफ केस चला, और वो केस क्यों चला, आपने किसी को कोई जो है वो नुकसान पहुंचाया है, गैर अखलाकी हरकत की है, या किसी को कोई जिस्मानी नुकसान पहुंचाया है, उसके उसके नतीजे के तौर पे वो जो अफेक्टेड पार्टी है उसने आपके खिलाफ कोर्ट ऑफ लॉ में केस कर दिया, लेकिन लेटर ऑन आप दोनों पार्टीज की आपस में फाहम तफहीम होगी, पैचअप हो गया है, और इसके रिजल्ट में उसने कंपाउंडिंग ऑन ऑफेंस कर दिया है, यानी उसने अपना केस वापस ले लिया दूसरी पार्टी ने, और कोर्ट ने आपको बरी कर दिया, क्विटल बाय कोर्ट हो गया, कोर्ट ने आपको बरी कर दिया है। ऐसी सूरत में भी अगर सरकारी मुलाजिम ने ऐसा काम किया है, कोर्ट बेशक बरी कर दे, लेकिन उसका पेरेंट डिपार्टमेंट उसे पीड़ा लगा देगा, ये मिसकंडक्ट के जिम्मे में आ गया। और फिर लास्ट ये है कि किसी कोर्ट ऑफ लॉ में केस चला किसी सरकारी मुलाजिम के खिलाफ, और वहां से उसको सजा होगी, कन्विक्शन होगी, सजा याफ्ता हो गया, वो मुजरिम डिक्लेयर हो गया, तो फिर उसका पेरेंट डिपार्टमेंट भी उसके ऊपर पीड़ा लगा देगा, ठीक है, उसको नौकरी से निकालेगा। तो ग्राउंड्स फॉर प्रोसीडिंग्स एंड पेनल्टीज डिटेल में हमारे पास कितनी आ गई, 5। नंबर 1 क्या है, इनएफिशिएंट है, काम ही नहीं करता, जो भी ड्यूटी देते हैं इनकार कर देता है, ठीक है, तो ये इस पर भी पीड़ा लग सकता है। मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हुआ है तो पीड़ा लगेगा, करप्शन के चार्जेस हैं, गिल्टी ऑफ करप्शन है, पीड़ा लगेगा। एंगेज इन सबवर्सिव एक्टिविटीज, नेशनल इनसिक्योरिटी, खुदा न खास्ता कोई जो है तखरीबकारी के अंदर मुलविस हो गया है और उसने उसके मुल्क की सालमियत खतरे में पड़ गई, अवाम की सालमियत खतरे में पड़ गई, तो भी उसके ऊपर पीड़ा लगा दिया जाएगा। और ये बहुत ही सीरियस है, इसमें देखेंगे आप, इनमें इंक्वायरी भी नहीं की जाती, इनमें हेयरिंग भी नहीं दी जाती, सीधा सीधा नौकरी से निकाल दिया जाता है। और ऐसा ही लास्ट है, ये भी बहुत बड़ा ऑफेंस है, गिल्टी ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट्स। आप किसी कोई ऐसा सरकारी मुलाजिम जो किसी बहुत इंपॉर्टेंट सेंसिटिव पोस्ट पे काम कर रहा था, उसके पास गवर्नमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और सीक्रेट्स थे जो उसने किसी दूसरे दुश्मन मुल्क को दे दिए हैं, डिस्क्लोज कर दिए, तो ऐसे ये ऐसी कंडीशंस हैं जो मैंने आपसे 4th 5th देखी हैं, आप आगे चल के देखेंगे। इनमें तो पीड़ा जो लगाया जाता है तो शो कॉज भी नहीं किया जाता, कोई सफाई का मौका नहीं आता, हेयरिंग भी नहीं दी जाती, इंक्वायरी भी नहीं की जाती, और सीधा सीधा नौकरी से निकाल दिया जाता है। अच्छा, पेनल्टीज देख लेते हैं हम। पेनल्टीज पीडा में 3 किस्म की पेनल्टीज है, माइनर पेनल्टीज है, मेजर पेनल्टीज है, और पेनल्टीज आफ्टर रिटायरमेंट है। माइनर पेनल्टीज में देखें हमारे पास 5 किस्म की पेनल्टीज नजर आ रही हैं। कौन सी पेनल्टी किसको देनी है, इंक्वायरी ऑफिसर पूरी इंक्वायरी करने के बाद ये डिसाइड करता है
नेचर ऑफ ऑफेंस देख के कि इसको कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए। नंबर वन, सबसे लाइट, सबसे हल्की सज़ा क्या है? सेंश्योर। सेंश्योर इज़ अ काइंड ऑफ फॉर्मल डिसअप्रूवल, नापसंदीदगी का इजहार करना, ठीक है, खफगी का इजहार कर देना। सेंश्योर का कोई इफेक्ट नहीं होता प्रमोशन के ऊपर, कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं है, प्रमोशन पे कोई इफेक्ट नहीं है, सबसे हल्की सज़ा है फॉर्मल डिसअप्रूवल, डिसप्लेयर, इट्स अ काइंड ऑफ डिसप्लेयर। उसके बाद सेकंड जो सजा दी जा सकती है वो फाइन नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ पे है, कि किसी को आप फाइन कर दें, और पीडा ने डिफाइन किया है कि जब आपने फाइन करना है तो फिर उसमें 1 महीने तनख्वाह जो है वो आप जो काटेंगे सिर्फ 1 महीने, और इसमें भी कहते हैं बेसिक सैलरी होती है, 1 महीने की आप काट सकते हैं। तीसरी क्या है, इसको जरा ध्यान से जरा सुन लीजिएगा, रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज इन पे स्केल मैक्सिमम 5 ईयर्स, क्योंकि इससे मिलती जुलती एक सजा आप आगे मेजर पेनल्टीज में देखेंगे, तो इसलिए यहाँ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें ताकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना आए। अब इसमें रिडक्शन है, रिड्यूस किया, पीछे लेके गए हैं टू अ लोअर स्टेज इन पे स्केल। आपका पे स्केल मसलन मैं आती हूँ, आप ग्रेड 17 में काम करें, ठीक है, अब ग्रेड 17 में काम करते हुए आपको कुछ साल हो गए, जितने साल हुए उतनी इंक्रीमेंट्स लगी, उतनी स्टेजेस बनी आपकी। टोटल आई थिंक ग्रेड 17 और 18 की 18 स्टेजेस होती हैं। अगर सपोज आप में से कोई बंदा है जो कि जिसको 15 साल हो गए काम करते हुए, तो इसका मतलब है उसकी जो स्टेज है वो स्टेज 15 हुई, उसको 15 इंक्रीमेंट्स लग चुकी हैं, ठीक है। तो अगर उसको ये सजा मिलेगी तो कैसे मिलेगी? रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज, यानी इसको 15 स्टेज से एक स्टेज पीछे ले जाएंगे, एक इंक्रीमेंट जिसने अर्न कर ली थी वो खत्म कर दी जाएगी, रिड्यूस कर दी जाएगी, और उसको स्टेज 14 पे ले जाके फिक्स कर देंगे। और ये सजा मैक्सिमम, ये मिनिमम 1 साल भी हो सकती, रखी जा सकती है सजा, और मैक्सिमम 5 साल भी दी जा सकती है। इंक्वायरी अफसर डिसाइड करेगा कि उसने कितनी सजा देनी है, ठीक है। उसके बाद है विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स मैक्सिमम 5 ईयर्स। अब ये उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ऊपर वाले में आपने देखा था कि जो इंक्रीमेंट लग चुकी है वो काट दी थी, यहाँ पे विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट फ्यूचर के लिए है, कि जो इंक्रीमेंट उसको फ्यूचर में लगनी है उसको टेम्परेली स्टॉप किया है। विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, कितने साल के लिए स्टॉप करनी है? 1 साल या मैक्सिमम 5 साल, ठीक है। यानी फ्यूचर में उसको अगर हम कहते हैं जी विद होल्डिंग ऑफ 2 इंक्रीमेंट्स फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, तो उसका मतलब ये होगा कि उसको 2 साल, मुसलसल 2 साल इंक्रीमेंट नहीं लगेगी। जब 2 साल का पीरियड गुजर जाएगा तो उसके बाद वो जो उसकी रुकी हुई इंक्रीमेंट थी उसको लग जाएगी, लेकिन जो पीछे वाला पीरियड था उस पीरियड के पैसे उसको नहीं मिलेंगे, फाइनेंशियल लॉस है। इसी तरह से जी विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन है मैक्सिमम 5 ईयर्स, कि उसकी प्रमोशन रोकी जा सकती है 1 साल या मैक्सिमम 5 साल तक के लिए उसको ये सजा दी जा सकती है। टेम्परेरी है, जो ही ये पीरियड पूरा हो जाएगा उसके बाद फिर उसकी प्रमोशन हो जाएगी, और ये प्रमोशन की सजा उसकी तब शुरू होगी जब उसका जूनियर प्रमोट होगा, ठीक है। जिस डेट को उसका जूनियर प्रमोट होगा उस डेट से फिर उसकी ये सजा की काउंटिंग शुरू होगी। 2 साल यानी है, और उसका जूनियर 2024 में प्रमोट होता है, उसका मतलब 24 और 25 2 साल उसकी सजा रहेगी। 26 में फिर जो है जो भी मीटिंग होगी उसमें उसका प्रमोशन केस क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है मेजर पेनल्टीज। मेजर पेनल्टीज में देखिएगा हमारे पास 6 मेजर पेनल्टीज नजर आ रही हैं। सबसे पहली क्या है? रिकवरी फ्रॉम पे, पेंशन और एनी अदर अमाउंट, कि उसको फाइनेंशियल लॉस दिया जाए, उसकी रिकवरी कर ली जाए, जो उसको पे मिल रही है उसमें से भी की जा सकती है, या फ्यूचर में कह दिया जाए कि जी तुम्हें पेंशन मिलेगी उसमें से, या जीपी फंड या लीव इनकैशमेंट किसी में से भी कुछ भी रिकवरी की जा सकती है। नंबर 2 क्या है? रिडक्शन टू अ लोअर पोस्ट एंड पे स्केल मैक्सिमम 5 ईयर्स। इस सजा को पिछले वाली सजा के साथ देखिएगा, वहां पे रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज इन द सेम पे स्केल था, ठीक है। यहाँ पे क्या है? लोअर पोस्ट और पे स्केल, यहाँ पे उसको जो है पे स्केल भी उसका लोअर हो जाएगा और उसकी पोस्ट भी लोअर हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये सजा जो है ये लेक्चरर को नहीं दी जा सकती, क्योंकि लेक्चरर का तो कैडर ही ग्रेड 17 से शुरू हो रहा है, उसको हम 17 से नीचे 16 पे नहीं ले जा सकते। तो ये सजा किसको दी जा सकती है? असिस्टेंट प्रोफेसर को मिल सकती है। अगर किसी असिस्टेंट प्रोफेसर को मिलेगी तो उसको लोअर पोस्ट यानी उसको लेक्चरर बना दिया जाएगा, तो उसकी पोस्ट भी लोअर होगी, असिस्टेंट प्रोफेसर से वो लेक्चरर हो गया, और उसका पे स्केल भी लोअर हो गया, ग्रेड 18 से वो ग्रेड 17 पे चला जाएगा। ग्रेड 17 के मैक्सिमम पे उसको जो है वो उसकी सैलरी को फिक्स किया जाएगा, और मैक्सिमम 1 साल से लेके 5 साल तक उसको सजा जो है वो डिफाइन की जा सकती है, इंक्वायरी अफसर जो है वो डिसाइड कर सकता है। तो ये सजा लेक्चर को नहीं दी जा सकती, और ये सजा डायरेक्ट सेलेक्टी को भी नहीं मिल सकती, क्योंकि उसकी भी इनिशियल रिक्रूटमेंट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास 4 फीचर ऑफ पास सर्विस। ये भी काफी सख्त सजा है कि किसी की पास सर्विस मिनहा कर दी जाए,
यानी किसी को ये सजा मिली कि उसकी फोर फीचर ऑफ पास सर्विस फॉर अ पीरियड मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स दी गई है। इसका मतलब है कि जब वो रिटायर होगा, सपोज उसकी टोटल लेंथ ऑफ सर्विस बनी 25 साल और उसको ये सजा मिल चुकी है पीछे, तो इसका मतलब है 25 साल में से 5 साल माइनस कर दिए जाएंगे और उसको जो बेनिफिट्स मिलेंगे पेंशन के, ग्रेजुटी के और बाकी सारी चीज़ों के, वो उसको 20 साल के मिलेंगे, 25 साल के नहीं मिलेंगे। ठीक है, फिर आ जाती है हमारे पास 3 सजाएं हैं, कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल फ्रॉम सर्विस और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। तीनों में नौकरी से फारिग कर दिया जाता है। फ़र्क क्या है इनमें? फ़र्क ये है कि जो कंपल्सरी रिटायरमेंट होती है, जिसको जबरी रुखसत पे भेजना है, ये थोड़ा सा लीनियंट व्यू अगर अथॉरिटी चाहे तो ले सकती है, क्योंकि इसमें फ़ायदा ये पहुंचाया जा सकता है कि वो जो एक्यूज्ड है उसकी फैमिली को अगर अथॉरिटी चाहे तो कंपनसेटरी पेंशन दी जा सकती है। ठीक है, और उसके लिए मगर ज़रूरी है कि उसकी सर्विस जो है वो 20 साल की होनी चाहिए। तो अगर 20 साल की सर्विस है तो फिर अथॉरिटी अमूमन उसको कंपल्सरी रिटायर कर देती है ताकि उसकी फैमिली सफ़र ना करे और उसको कंपनसेटरी पेंशन मिलती रहे। फिर है हमारे पास रिमूवल सर्विस और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। दोनों में ही नौकरी से फारिग कर दिया जाता है, दोनों में किसी किस्म की कोई पेंशन नहीं मिलती। फिर दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि अगर किसी का रिमूवल फ्रॉम सर्विस हो जाता है, मसलन अगर एक मुलाजिम है उसकी स्कूल एजुकेशन से रिमूवल हो गया, तो वो दोबारा फ्यूचर में अगर क्राइटेरिया फुलफिल करता है एलिजिबिलिटी, तो वो कॉलेज केडर में या किसी और डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट के किसी और डिपार्टमेंट में सिलेक्ट होके आ सकता है। जबकि डिसमिसल फ्रॉम सर्विस में ये होता है कि अ पर्सन हु इज डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस इज कंप्लीटली डिबार्ड टू परफॉर्म टू गेट सिलेक्टेड इनटू एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन फ्यूचर। यानी मतलब ये हुआ कि जो किसी एक महकमे से डिसमिस होगा वो हमेशा हमेशा के लिए सरकारी मुलाजमत से नाअहल करार दे दिया जाएगा, तो फ्यूचर में किसी भी सरकारी महकमे में नौकरी के काबिल नहीं का एलिजिबल नहीं होगा। फिर पेनल्टीज आफ्टर रिटायरमेंट में 3 किस्म की पेनल्टीज है, मोस्टली ये रिकवरीज वाली पेनल्टीज हैं कि अगर किसी की पेंशन अभी रिलीज नहीं हुई तो कुछ पार्ट जो है उसका रोक लिया जाए, विद होल्ड कर लिया जाए और कुछ पार्ट रिलीज कर दिया जाए। विदड्रॉइंग ऑफ पेंशन है कि कुछ पेंशन जो है जो दे दी है उसमें से कुछ हिस्सा वापस ले लिया जाए। इसी तरह से रिकवरी फ्रॉम पेंशन है, कुछ पार्ट जो है वो रिकवर कर लिया जाए, कुछ पार्ट जो है वो पे कर दिया जाए। ये इस किस्म की जो है वो पेनल्टीज है। फिर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स में देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 5 के तहत प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट किया जाता है कंपिटेंट अथॉरिटी। इसके दो हिस्से हैं, एक सेक्शन 5(1)(a) है और दूसरा सेक्शन 5(1)(b) है। ठीक है, सेक्शन 5(1)(a) के तहत कंपिटेंट अथॉरिटी जो है वो एक्यूज्ड को खुद से शो कॉज नोटिस इशू करती है। जो शो कॉज नोटिस इशू किया जाता है वो सेक्शन 7 के तहत किया जाता है और इसमें रेगुलर इंक्वायरी कंडक्ट नहीं करवाई जाती, यानी कि रेगुलर इंक्वायरी को डिस्पेंस विद कर दिया जाता है, ज़रूरत ही नहीं होती। अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कब कब कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें रेगुलर इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं होती और सिंपल सीधा सीधा शो कॉज नोटिस सर्व कर दिया जाता है। और जो दूसरा 5(1)(b) है, इसमें अथॉरिटी जो है वो रेगुलर इंक्वायरी शो कॉज नोटिस इशू करती है, जिसमें रेगुलर इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है। उस शो कॉज नोटिस के अंदर इंक्वायरी अफसर या इंक्वायरी कमेटी का नाम लिखा जाता है और सेक्शन 9 के तहत ये सारा प्रोसेस किया जाता है और उसको अक्यूज को वो शो कॉज नोटिस इशू किया जाता है और फिर उसे कहा जाता है कि तुम अपनी जो है जो भी अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो तो 7 दिन के अंदर अंदर इंक्वायरी कमेटी को डायरेक्टली जो है अपना डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना जवाब जो है वो जमा करा दो। अच्छा, वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जब अथॉरिटी जो है, बीडा ने बता दिया है, जब रेगुलर इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, इंक्वायरी को खत्म की जरूरत महसूस नहीं की गई। नंबर 1 क्या है कि अगर किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जुर्म साबित हो चुका है पहले ही और वहां से वो सजा याफ्ता है तो अब फिर रेगुलर इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। नंबर 2, वो एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी है, प्रूव हो चुका है। ठीक है, उसने छुट्टी नहीं ली, वो एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी है, प्रूव हो चुका है, अब इंक्वायरी की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सीधा शो कॉज नोटिस इशू किया जाएगा। और तीसरा, इतना एम्पल एविडेंस, इतना मवाद मौजूद है, इतने गवाहान मौजूद हैं कि अब अगर रेगुलर इंक्वायरी करेंगे तो टाइम ही ज़ाया करने वाली बात है, इंक्वायरी की रेगुलर इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह से 3 कंडीशंस वो हैं जो कि बहुत ही सीरियस किस्म की कंडीशंस हैं जिनमें कि अथॉरिटी कहती है कि इनको अब हेयरिंग भी नहीं देनी, यानी इनको अपनी सफाई में भी कुछ कहने का मौका नहीं मिलना चाहिए, इतने सीरियस किस्म के इनके ऊपर चार्जेस हैं। नंबर 1 क्या है कि अथॉरिटी ये समझती है कि पाकिस्तान की सालमियत को खतरा है। अगर ये बात ओपन की जाएगी और मीडिया में लाई जाएगी तो ये शायद कोई ऐसे उसने सीक्रेट्स कुछ ऐसे कर दिए हैं गवर्नमेंट के कि वो फिर जाहिर है और चीज़ें डिस्क्लोज हो जाएंगी, तो पाकिस्तान की सालमियत को खतरा है।
इस सूरत में गवर्नमेंट कहती है कि जी इसको अब हियरिंग की भी जरूरत नहीं है, सीधा सीधा उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। सेकंड कंडीशन क्या है कि एम्प्लॉय ने खुद ही एडमिट कर लिया है, वो प्ली बारगेन में दाखिल हो गया है और उसने खुद एडमिट कर लिया, कन्फेस किया है उसने कि मैंने ये चार्जेस मेरे पे प्रूव हो गए हैं, मैंने ये करप्शन की है और मैं ये सारे जो पैसा जो मैंने अर्न किया है करप्शन का, ये मैं वापस करने को तैयार हूँ। तो उसमें भी हियरिंग देने की जरूरत नहीं है, वो तो उसने खुद ही एडमिट कर ली है। और तीसरा क्या है कि खुदा ना खास्ता किसी मुलाजिम जो है वो सबवर्सिव एक्टिविटीज तखरीबकारी में इन्वॉल्व हो गए, ठीक है, तो ऐसी सूरत में भी हियरिंग जो है उसकी कतन कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, ये जो शो कॉज नोटिस इशू किया जाता है, अथॉरिटी जो इशू करती है, ये वो वाहिद नोटिस होता है जिसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी खुद साइन करती है, खुद साइन करती है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऑर्डर इशू करते हैं, होते हैं अपॉइंटमेंट के हुए, ट्रांसफर्स के होते हैं, छुट्टी के केसेस होते हैं, उन पे ऊपर ऑर्डर लिखा होता है, नीचे बाय द ऑर्डर्स ऑफ सेक्रेटरी एचईडी लिखा होता है, साइन नहीं होते क्योंकि अथॉरिटी के साइन फाइल के अंदर होते हैं, फाइल के नोटिंग पोर्शन के ऊपर, और नीचे एंडोर्समेंट के नीचे सेक्शन ऑफिसर के साइन होते हैं। लेकिन ये पीडा का वाहिद ऑर्डर है जिसके ऊपर जब पीडा का शो कॉज नोटिस इशू किया जाता है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी खुद से साइन करती है। जब सजा दी जाती है, पीडा का ऑर्डर इशू होता है, उस पर भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साइन होते हैं। या अगर किसी का चार्ज प्रूव ना हो और उसको एग्जोनरेट किया जाए, उसको बरी किया जाए, तो भी जो ऑर्डर इशू हो जाता है उस पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो खुद साइन करती है। हाँ, जब कभी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चीफ मिनिस्टर हो तो जाहिर है फिर चीफ मिनिस्टर के पास तो इतना टाइम नहीं होता कि वो साइन कर सके, तो वो फिर अपने बिहाफ पे अमूमन सेक्रेटरी जो होता है उस डिपार्टमेंट का उसको ऑथराइज कर देता है कि मेरे साइन जो है वो तुम कर दो, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर के बिहाफ पे फिर जो अथॉरिटी होती है वो उस शो कॉज के नोटिस को साइन कर देती है। ये जी लास्ट स्लाइड है जिसमें आपको मैं बस थोड़ा सा ये बता देती हूँ, बाकी सारा जो प्रोसेस है पीडा का वो टाइम नहीं है हमारे पास, मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर पाऊंगी। जब अभी इंशाल्लाह कोई और मौका हुआ, कोई ऐसी ट्रेनिंग्स हुई तो फिर टाइम मिला तो आप शायद पीडा उसको पढ़ें, या हायर जब आपकी ट्रेनिंग्स होंगी तो उसमें आप देखेंगे उसको। लिमिटेशंस देख लें, इंक्वायरी ऑफिसर कुछ पास इंक्वायरी जाती है तो उसे 60 डेज के अंदर अंदर इंक्वायरी कंप्लीट करनी होती है, ठीक है। 60 डेज 2 महीने के अंदर अंदर इंक्वायरी कंप्लीट करता है। अगर वो 60 डेज में कंप्लीट नहीं कर सकता तो फिर वो स्पेशल परमिशन सीक करता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, और उसको स्पेशल जो है वो फिर फर्दर टाइम जो है एक्सटेंड किया जाता है। इस तरह से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने जो डिसीजन अनाउंस करना है उसने 90 डेज के अंदर अंदर करना है। उसके डिसीजन के बाद जो एक्यूज्ड है उसने जो अपील करनी है एपेलेंट अथॉरिटी को, वो 30 दिन के अंदर अंदर करनी है। एपेलेंट अथॉरिटी ने अपना जो फैसला सुनाना है वो 90 डेज के अंदर अंदर सुनाना है। और इसके फैसला आने के बाद जो उसने अपील करनी है सरकारी मुलाजिम ने पीएसटी में, पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल के अंदर, वो 30 डेज के अंदर अंदर उसने अपील करनी है। और अगर पीएसटी का डिसीजन भी उसके खिलाफ आ जाता है तो फिर फैसला आने के 60 डेज के अंदर अंदर वो अपनी अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है। दिस इज द एंड। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप इनके जरा माइक्स, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है और किसी ने हैंड्स रेज किए हुए हैं तो प्लीज आप अपना जो है वो इनके माइक्स अनम्यूट कर दें। मैडम। जी वालेकुम सलाम। मैडम मोहम्मद राशिद बात कर रहा हूँ पत्थोकी से। जी राशिद साहब। अच्छा मैडम, वो जो ग्रेड 19 या 20 के ऑर्डर्स होते हैं उसके एंड पे लिखा होता है बाय द ऑर्डर ऑफ, आपने कहा ना कि पॉइंटिंग अथॉरिटी होती है चीफ मिनिस्टर, लेकिन उनके पोस्टिंग या ट्रांसफर या कोई भी उनके ऑर्डर हो तो उसके नीचे लिखा होता है बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नर। तो इसके बारे में आप बता दीजिएगा। एक्चुअली ये थोड़ा सा है, आपको पता है 18th अमेंडमेंट आ गई है और उसके बाद कुछ इन्होंने अथॉरिटीज जो है वो गवर्नर को दे दी हुई हैं, कुछ चीफ मिनिस्टर के पास आ गई हैं। वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ में कुछ चीज़ें जैसे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होती हैं तो फिर वो गवर्नर के पास हैं, और कुछ जो है वो चीफ मिनिस्टर, लेकिन मोर और लेस ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो चीफ मिनिस्टर के पास ही हैं, ठीक है। जी जी। अच्छा मैडम, दूसरा क्वेश्चन ये है, जी जी क्वेश्चन ये है कि वो जो आपने ना मैट लीव के बारे में बताया कि मैट लीव या तो आप प्रेगनेंसी डिलीवरी से पहले भी ले सकते हैं, कोई खतून ले सकती है, या डिलीवरी के बाद भी ले सकती है। तो डिलीवरी से पहले तो समझ में आ गई, लेकिन डिलीवरी के बाद से मतलब क्या, अभी डिलीवरी के कितने दिन बाद तक भी आप ले सकते हैं? देखें, मैक्सिमम 90 डेज है, ठीक है। जी वैसे अमूमन ऐसा होता नहीं है कि अमूमन देखा ये गया है कि जी 5 देखे ना, आप डिलीवरी होगी कोई कैसे आ सकता है, मुझे बताएं। डिलीवरी होगी तो वो तो आ ही नहीं सकता ना।
अमूमन यही होता है